ओवरहेड टैंक है, मतलब कि ये मान लो ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के ऊपर में एक एक टंकी है जो कि सिलिंड्रिकल शेप की है। ओके, और क्या बोल रहा है कि इज टू बी फिल्ड फ्रॉम अ अंडरग्राउंड टैंक। अंडरग्राउंड एक टैंक है तुम्हारे, मतलब ये तो घर हो गया, उसके नीचे में एक टैंक है जो कि अंडरग्राउंड है। अभी ये अंडरग्राउंड टैंक का इन्होंने तुम्हें डायमेंशन दे के रखा है। क्या डायमेंशन दिया है? 5.5 मीटर लेंथ, 4 मीटर ब्रेथ एंड 6 मीटर हाइट। और ऊपर वाले टैंक का क्या दिया है इसने? बोला कि भैया रेडियस 2 मीटर है और जो हाइट है वो 7 मीटर है। तो सभी चीज मीटर मीटर में इसमें इन्होंने दिया हुआ है। तो अगर 2 मीटर रेडियस है और हाइट 7 मीटर है तो हमें हम कैलकुलेट कर लेते कि जो ऊपर वाली टंकी है, घर के ऊपर वाली टंकी ओबेसली छोटी होगी। ठीक है, तो ये वाली जो टंकी है इसका कितना वॉल्यूम है? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, हमने अभी किया था। यानी कि 22 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एच 7, 7 गया। और ये कितना बचा फिर? 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 इज 88। तो 88 मीटर क्यूब जो है वो आया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड सिलिंड्रिकल टैंक। अंडरग्राउंड टैंक की अगर बात करें तो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होती है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट है, इसका मतलब लेंथ कितना है? 5.5 मतलब 55/10 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये 10 गया, 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 11 ऊपर आया, 2 से डिवाइड करेंगे आया 3। ठीक है, 3 4 से 12, 12 इंटू 11 इक्वल टू 122। ठीक है, 122 मीटर क्यूब। तो 122 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ गई। अब एक बार हमारे पास वॉल्यूम आ गया अंडरग्राउंड सिलेंडर का, अंडरग्राउंड टैंक का और ओवरहेड टैंक का। तो ये क्या बोल रहा है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विद वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक कंप्लीटली। अब बोलते हैं कि अंडरग्राउंड टैंक से इन्होंने पानी भरा था, है ना? अंडरग्राउंड टैंक से इन्होंने पानी भरा एक बार ओवरहेड टैंक में, तो नीचे बचे हुए टैंक में कितना पानी बचा है, कितना पोर्शन ऑफ वाटर बचा है, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेते कि कितना टैंक खाली हुआ होगा। तो कितना टैंक खाली हुआ होगा? उतना ही टैंक खाली हुआ होगा ना जितनी कैपेसिटी है ऊपर वाले टैंक की। ऊपर वाली टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 88 है। तो यानी कि हम इसको 122 माइनस 88 कर लेंगे। 122 माइनस 88 कितना होता है? 44। यानी 44 मीटर क्यूब जो है वो उतना पानी इसमें बचा है, इतना वाटर जो है ये रिमेनिंग है। अब लेकिन क्या ये 44 आंसर नहीं बोल रहे हैं? नहीं, ये मांग रहा है कि भैया रेशियो में बताओ, मुझे फ्रैक्शन के टर्म में बताओ कि कितना पानी बचा है। तो ठीक है, टोटल पानी बचा है 44। पहले कितना था इसका टोटल वॉल्यूम कितना था? 122, राइट? तो 122 में से बस 44 बचा। 44 आउट ऑफ 122 इज रिमेनिंग। ठीक है, 44 बचा 122 में से, इसलिए 44 डिवाइडेड बाय 122 करेंगे और हमारा आंसर आएगा 1/3। ठीक है, आंसर है। चलो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ हाँ, बिल्कुल वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही रहेगा। जो तुम्हारा एरिया है वो स्क्वायर में रहेगा और जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्यूब में रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव होते हैं। इसको करो। ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अभी हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि 10:30 बजे तक हमारा खत्म हो पाए ये टॉपिक। इसलिए थोड़ा सा मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, 2 मिनट में सॉल्व करो इसको, वरना फिर मैं स्टार्ट करूँगा सोल्यूशन। मेरे पास अगर एक आंसर आ गया तो मैं स्टार्ट कर दूंगा सोल्यूशन।
एक मिनट, यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं, स्नेहल बोल रही है सर इट इज 132 नॉट 122। ओके, 11 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 132। ठीक है, 132 है और ये 132 है। राइट, थैंक यू स्नेहल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यश का आंसर बी आ गया इसका। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 30 सेकेंड और देता हूँ, ट्राई कर लो। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? राशि का भी आंसर आया 25। ओके, ये क्या बोलता है? ए बी इज अ वर्टिकल ट्रंक ऑफ ह्यूज ट्री। ए और ए बी जो है ये एक ट्रंक है। ट्रंक का मतलब क्या होता है? ट्रंक का मतलब होता है जो उसका स्टेम होता है ना, वो पोर्शन, वो ट्रंक जो है वो ए बी, ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टचेस द ग्राउंड, यानी ए ये वाला पॉइंट है और तो बी ऑब्वियसली ये वाला होगा क्योंकि ए बी जो है वो एक ट्रंक है। ड्यू टू अ साइक्लोन, एक साइक्लोन आता है। साइक्लोन आने के बाद क्या होता है? द ट्रंक हैज बीन ब्रोकन एट सी। जो ट्रंक है वो सी पे ब्रोकन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है वो। विच इज एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर, जो कि कितने हाइट पे है? 12 मीटर। ठीक है, ब्रोकन पार्ट इज पार्शियली अटैच टू द वर्टिकल पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन नीचे गिरेगा तो गिरने के बाद ये वाला पार्ट जो है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से गिरेगा ये कुछ इस तरीके से, है ना? फिर ये नीचे आ जाएगा। एंड इट इज पार्शियली अटैच, मतलब ये जुड़ा हुआ है। ऐसा मत समझना कि यहाँ से टूट गया और फिर नीचे गिर गया, नहीं, ये जुड़ा हुआ है, इस तरीके से गिरा है। ओब्वियसली ये ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है तो मैं इस ग्राउंड को ना ब्लैक कलर से बना देता हूँ। ऐसे करते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है ये? ओके, इफ द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट बी टचेस द ग्राउंड एट डी, ये बोलता है कि ये अगर डी पे टच होता है, विच इज एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम ए से ये 5 मीटर की दूरी पे है, देन द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक इज, तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ कितना होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो हमारे पास बेसिकली ये कैसा क्वेश्चन है? एक पाइथागोरस थ्योरम वाला क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पे वर्टिक परपेंडिकुलर है ये, इसका तुम्हें ये दिया हुआ है 5, इसका दिया हुआ है 12, तुम्हें ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू जो भी तुम्हारा लेंथ का स्क्वायर है प्लस ब्रेथ का स्क्वायर है। ठीक है, ये होता है लेंथ और ब्रेथ जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर इसको इन इन दी बेटर वर्ड्स, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर साइड्स ऑफ दी, है ना, ट्रायंगल। तो ये कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, एच स्क्वायर इक्वल टू 169 एंड एच इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ 169, h इक्वल टू 13, h इक्वल टू 13 आ गया, ये 13 आ गया। अगर ये 13 आ गया तो इसका मतलब कि ये भी 13 होगा, क्योंकि यही गिरा था ना, यही पोर्शन यहाँ से टूट के नीचे गिरा था। तो अगर ये पोर्शन 13 है तो इसका मतलब ये 13, इसको सीधा कर दो, 13 13 हो जाएगा, 13 आ गया। अब बोले टोटल कितना है, तो ये 13 प्लस ये 12, 12 प्लस 13 इजिकल टू 25 मीटर्स, 25 मीटर इसकी टोटल हाइट आ जाएगी। क्लियर है कैसे हुआ क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊपर गए जो छत है उसको सीलिंग बोलते हैं। सीलिंग, ये सीलिंग है, और अगर हम छत पे जाएं ऊपर तो उसे टेरेस बोलेंगे। और जब हम घर के अंदर में हैं तो ऊपर जो हमें दिखाई देता है ये सीलिंग होती है, ठीक है, और इसके ऊपर चले गए तो टेरेस हो जाता है। राशि का आंसर है 4। हाँ, आंसर इज ए। ओके, चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और फिर करते हैं आगे। अब ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देर आर टू वॉल्स एंड अ सीलिंग ऑफ अ रूम दैट मीट एट राइट एंगल एट अ पॉइंट पी। इसका क्या कहना है कि, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसका क्या कहना है कि सपोज कर लो कि ये एक रूम है, ये इस रूम का ऊपर का दीवार है जो मैंने बनाया है, और ये इसका एक कॉर्नर नीचे एक्सटेंड हो रहा है। तो समझ रहे हो, मैंने ये जो रूम बनाया है इसका एक कॉर्नर बनाया है, ये कॉर्नर ऑफ द रूम है, ठीक है। समझ रहे हो, डायग्राम समझ रहे हो क्या क्या लिखा है मैंने? ये ऊपर का दीवार है, ये वाला जो दीवार है ये ऊपर वाला दीवार है, यानी कि ये वाला कॉर्नर समझ लो रूम का, ठीक है।
ये कॉर्नर है, इसमें ये सीलिंग है, सीलिंग ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने ऊपर में ड्रॉ किया, ये सीलिंग है इसका। ओके, मैं इसको एक बार एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, और फिर बाद में मैं इसे इरेज कर दूंगा। ये पूरा रूम है, ठीक है, ये रूम है। इस रूम में ये ऊपर की सीलिंग हो गई, ये जो पोर्शन हो गया ये ऊपर का सीलिंग हो गया, अंदर की तरफ से दिखेगा, ये ऊपर का सीलिंग है। ये वाला एक वॉल है, और एक पीछे वाला वॉल है, इसके पीछे जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, इसके पीछे वो एक वॉल है। तो इस तरीके का कुछ सेटअप है। सेटअप क्लियर है? अगर सेटअप क्लियर है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, और मैं इसको हटा देता हूँ, केवल इतना पोर्शन रखता हूँ। इस टाइप का है। अब ये क्या बोलता है कि एक पॉइंट पी है जहां पे कि एक मक्खी है, वो मक्खी उड़ रही है, यानी कि कॉर्नर ऑफ द रूम से एक जगह हवा में, क्योंकि 3D शेप है, एक जगह हवा में यहाँ पे मक्खी उड़ रही है। अब ये क्या बोलता है, ये जो मक्खी है ना, इसका जो डिस्टेंस है वो इस दीवार से दिया हुआ है और इस दीवार से दिया हुआ है, लेकिन सीलिंग से कितना है वो नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हो? मतलब इस 3D में जो मक्खी घूम रही है उसका, इसको इस बार इसको ना मैं उल्टा कर लूंगा, अभी सीलिंग को मैं मतलब ये जो डायग्राम है इसको मैं पलटने वाला हूँ, अपसाइड डाउन बनाने वाला हूँ। तो अगर मैं इसे अपसाइड डाउन बनाता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे किसी एक जगह पे एक मक्खी है जो वो उड़ रही है, ठीक है। ये मक्खी का ऐसा बोला है कि भाई ये जो मक्खी उड़ रही है ना उसका डिस्टेंस दिया हुआ है इस वाले दीवार से और इस वाले दीवार से, कोई भी एक दीवार से, मतलब दूर दीवार से डिस्टेंस दिया हुआ है। और क्या बोलते हैं कि और ये डायगोनल दिया हुआ है इसका। ये क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें इस दीवार का डिस्टेंस दिया है, इस दीवार का डिस्टेंस दिया है, तुम्हें सीलिंग से कितना डिस्टेंस है वो निकालना है, और तुम्हें दिया हुआ है कि कॉर्नर ऑफ द रूम से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। यानी कि इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। और इस क्यूबॉइड के अंदर में तुम्हें डायगोनल का डिस्टेंस दिया हुआ है, अंदर के कॉर्नर से एक कॉर्नर तक का। हम अभी मक्खी जहाँ पे खड़ी है ना उसको एक एज मान लिया, उसको उसको ना हम एक वर्टेक्स मान लिया उस क्यूबॉइड का, मतलब एक कॉर्नर मान लिए उस मक्खी को। बाकी पोर्शन को मैंने काट के फेंक दिया रूम का। मैं अभी केवल ऑब्जर्व करूंगा कि मक्खी जहाँ पे है ना वो उसको कॉर्नर बना लूंगा, यानी कि ये दीवार ये दिख रही है और यहाँ पे ये कॉर्नर, अगर ऐसा करके ये पूरा बॉक्स है तो यहाँ पे कॉर्नर। तो मैंने इस तरीके से एक शेप बना लिया। और मुझे क्या बोल रहे हैं कि इसने मुझे इस डायगोनल का लेंथ कितना दिया हुआ है, 9 मीटर। एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर 9 मीटर दिया हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने ना लेंथ भी दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना दिया है, 1 मीटर, आई मीन ब्रेथ, और 8 मीटर फ्रॉम अनदर वॉल, इस टाइप से दिया हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है, तुम्हें निकालनी है हाइट, ठीक है। तो सपोज कर लो कि भाई मैं इसको ना 1 मीटर जो यहाँ लिखा है इसको हटा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इन्होंने ये वाला 1 मीटर दिया है ऐसे समझ लो, सॉरी, इन्होंने ये वाला 1 मीटर दिया है, तुम्हें ये वाला हाइट निकालना है, ठीक है। ये कितना है? तो अगर कभी भी अगर एक रेक्टेंगल होता है, अगर हमें इस रेक्टेंगल का तुम्हें डायगोनल निकालना होता है तो तुम कैसे निकालते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे निकालते हो। अगर क्यूबॉइड का तुम्हें डायगोनल निकालना हो तो इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो जिसमें ये ऐड हो जाता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। तुम इसको ना एनालिसिस करके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें ये फॉर्मूला पता हो तभी कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट तुम अगर सोचो तो तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, अगर तुम्हारे पास ये और ये डिस्टेंस है तो तुम कॉर्नर तक का ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, कॉर्नर का डिस्टेंस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो तुम्हारा एक कॉर्नर का डिस्टेंस आ गया। अब तुम्हारा इस कॉर्नर से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आ गया है, और तुम्हें यहां से लेकर के उस कॉर्नर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है।
अगेन ये एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हो रहा है विद 90 डिग्री, है ना। अब वापस से इसका हाइपोटेन्यूज निकाल, ये हाइपोटेन्यूज तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें इसका एक नीचे वाला पार्ट दिया हुआ है, तुम्हें हाइट जो है अब निकल जाएगी। फिर पाइथागोरस यानी 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे वैसे कर लो चाहे ये फॉर्मूले से कर लो, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान में रखो कि क्यूबॉइड का ऐसा होता है, तो ये इजी होगा तुम्हें सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमें एक बार ये फॉर्मूला पता चल गया तो हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आगे और देखते हैं। नाउ टू वॉल्स इन अ सीलिंग राइट एंगल एट पी फ्लाई इन एयर 1 मीटर फ्रॉम वॉल, 8 मीटर फ्रॉम अदर वॉल, 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट पी, हाउ मेनी मीटर्स डज द फ्लाई इज द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग, ऐसा बोला हुआ है। यानी कि सीलिंग सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है हमारा 1 मीटर, 9 स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे डायगोनल का स्क्वायर पता है। तो 9 स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 स्क्वायर, प्लस तुम्हें एच स्क्वायर फाइंड करना है। यानी कि 9 स्क्वायर इज 9 9 81 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 8 स्क्वायर इज 64 प्लस एच स्क्वायर 81 65 प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 81 - 65 इजकल टू एच स्क्वायर। 81 - 65 कितना आता है 11 - 5 is 6, 7 - 16 इजकल टू एच स्क्वायर। तो एच इजकल टू कितना आ गया 4, एच इजकल टू आ गया 4, तो हाइट फ्रॉम द सीलिंग इज 4। कोई शक है? बस इसका आंसर आ गया। तो तुम्हें अगर ये फॉर्मूला भी पता हो कि डायगोनल निकालने का तो तुम इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया? दूसरा तरीका जो मैं तुम्हें पहले बता रहा था वो मैं ऐसे बता रहा था, नोट कर लिया क्या? मैं इरेज कर दूं? ठीक है, दूसरा तरीका जो मैं तुम्हें बता रहा था पहले वो ये बता रहा था कि सर अगर हमारे पास प्लाई का दो बॉल से पता है हमें कि एक बॉल ये है एक बॉल ये है, ठीक है, तो इसका हमें ये पता है कि 1 मीटर है और ये 8 मीटर है। तो तुम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो पहले। अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64 प्लस 1 विच इज 65। ठीक है, 65 √65, √65 आ जाएगा ये वाला लेंथ। √65 एक बार ये वाला लेंथ आ गया तो इसने दोबारा दूसरा क्या दिया, इसने डायगोनल दिया हुआ है। यानी कि ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ना वो इस यहाँ से लेकर के कॉर्नर तक का आया है। और तुम्हें पता है कि मान लो कि ये टॉप ऑफ द कॉर्नर है, ये वो हाइट है जहां मक्खी उड़ रही है। तो अभी तुम्हारा जो आंसर है ना वो ये इसका आया है, ये कॉर्नर का ये जो तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना वो वैल्यू इसकी है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्नर फ्रॉम द पॉइंट। ये √65 है और ये हाइट हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कितना 9 मीटर, 9 मीटर फ्रॉम पॉइंट पी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको वैसे भी कर सकते हो, 9 इज इक्वल टू √65 का स्क्वायर प्लस ये जो तुम्हारा है इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी 81 - 65 का अंडर रूट इजकल टू एक्स। सेम चीज आ गया तुम्हारा √16 एक्स इजकल टू 4। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूले से करो, नहीं याद रखना है तो लॉजिक लगाओगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, मैं तो फॉर्मूले वॉर्मूले पे ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ, लॉजिक ही लगाता रहता हूँ। लेकिन ठीक है, फॉर्मूला अगर लगाओगे तो इजीली सॉल्व होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है
टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ ऑफ ये वाला पॉइंट, इसको अगर देखोगे तो ये सर्कमफ्रेंस होता है। आंसर इज सी। हाँ, आंसर बी है। चलो ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। सी है और बी है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, इसके चारों तरफ 24 पॉइंट्स लगे हैं इक्वली स्पेस्ड। अगर इक्वली स्पेस्ड 24 पॉइंट्स हैं, यानी कि सेंटर अगर मैं ले लूं, ये लेता हूं पॉइंट नंबर 1 2 3 4, इस टाइप से ऐसे 24 पॉइंट्स अगर हैं, मैं लिख ही लेता हूँ एक बार तुम्हारे इजीनेस के लिए। ठीक है, इस तरीके से पूरे पॉइंट्स हैं। अब ये क्या बोलता है कि दीज आर ऑल इक्वली स्पेस्ड। अगर इक्वली स्पेस्ड है तो हमें ये पता है कि जो एंगल ये सेंटर पे बनाएगा थीटा, वो सबका इक्वल 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 होगा। और टोटल कितने हैं, 24 है। 24 पॉइंट्स हैं, 24 अलग एंगल्स भी होंगे। ठीक है, तो कितने मतलब टोटल इस साइड के कितने ये कितना डिग्री होगा एंगल, ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये एंगल होगा तुम्हारा 360 डिग्री है टोटल। 363 सी 360 डिवाइडेड बाय टोटल 24 इक्वली स्पेस पॉइंट है 24। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 करो कितना आता है। 360 को इसको 180 बाय 12 लिख सकता हूँ। इसको 6 से डिवाइड किया तो ये 2 आएगा, ये 30 आएगा, 2 कटा 15 डिग्री। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। हर एक 15 डिग्री बनाएगा। मेरे पास 15 डिग्री, तो चलो ये आ गया। अब अगला चीज ये मुझे ये देखना है कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका कि तीनों साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर जिस और इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी कि तीनों एजेस बराबर होते हैं, तो उनका जो एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री। हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, करेक्ट। तो 60 डिग्री होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, सपोज करो कि मुझे ये ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस सर्कल पे कहीं पे भी है, एक इस सर्कल पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? अगर यहाँ पे ये 60 डिग्री बनाता है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा? अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये जान लो कि ये 120 डिग्री बनाता है। 60 डिग्री अगर ऊपर वाले क्वाड्रेंट पे बनाता है, तो यहाँ पे 120 डिग्री बनाता है। सेंटर पे ये 120 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये बनाएगा भी ओब्वियसली, क्योंकि ये आधा डिस्टेंस नीचे है, तो वैसे में ये आधा फैल जाएगा। ये है, तुम इस पॉइंट तक लेके आना, तो ये फैल के दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 120 डिग्री बनाएगा।
अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि भाई अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए, तो अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए यहाँ पे, तो जो दो पॉइंट है, जैसे पॉइंट ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट कहीं पे होगा, जिसका जिसके के बीच में हमें कितना चाहिए, 120 डिग्री का एंगल चाहिए, 120 डिग्री का एंगल चाहिए। तो वो पॉइंट कितने देर के बाद आएगा, 15-15 डिग्री पे एक एक पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं ना, तो 120 डिग्री पे कितने पॉइंट्स आएंगे, आगे बढ़ेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 15, कितने बढ़ेंगे, 8, 15 8 जा 120, ठीक है। यानी कि अगर हम यहां से देखें तो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, और मुझे ये समझ में आता है कि भाई अगर एक पॉइंट यहाँ से सेंटर तक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ पे होगा, और तीसरा पॉइंट कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा पॉइंट अगेन यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे मर्ज करूं, इन दोनों को ऐसे मर्ज करूं, तो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है। अब ये क्या बोलता है कि ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल्स तुम्हें मिलेंगे, तो ऐसे ऐसे कितने मिलेंगे, ऑब्वियसली एक ट्रायंगल ये मिला, दूसरा ट्रायंगल फिर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, मैं इसका कलर चेंज करके ग्रीन ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट होगा, उसका एज यहाँ पे होगा, अगला पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा, अगला पॉइंट यहाँ पे आएगा, करेक्ट। इसी तरीके से तुम एक 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 बढ़ाते जाओ, कब तक बढ़ाओगे, कब तक बढ़ाओगे, 9 तक बढ़ाओगे, यहाँ तक बढ़ाओगे तब, वरना 9 के बाद तो फिर रिपीट होने लग जाएगा शेप, 9 तक अलग अलग इसका तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा बनता हुआ, ठीक है। देखो तीसरा बना, इस तरीके से करके 9 तक में जाएगा, यानी कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रायंगल्स बने, 8 ट्रायंगल्स बनेंगे, समझ गए। तो इसलिए आंसर इसका सी होगा 8, इसका आंसर सी होगा 8। और पता है मैंने तुम्हें इतना ज्यादा क्यों बताया, ताकि तुम्हें विजुअलाइज हो कि क्या है, वरना हमने जब इसे 120 डिग्री को 15 से डिवाइड किया था ना, कि 120 डिग्री सेंटर पे एंगल बनाता है, और यहाँ पे कितना है, हर एक 15-15 डिग्री का है, तो टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो जिस समय हमने इसको डिवाइड किया ना, आंसर हमारे 8 तभी आ गया था। लेकिन ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये 8 कैसे आया, उसको विजुअलाइज करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे ये डायग्राम बना के बताया, समझ गए, नहीं तो आंसर तो वहीं पे आ गया था। क्लियर है फिर कि कैसे सॉल्व हो रही है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्योंकि हमारा टाइम हो गया, तो हम ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6th क्वेश्चन। इसके बाद फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप घर पे करो, और अगर डाउट होता है तो हम कल इसको सॉल्व कर लेंगे। 6th क्वेश्चन करो। वेरी गुड स्वस्तिक एंड गुड राशि। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहां पे दोनों मिलते हैं।
चलो फिर ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोलते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ, ये बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एकदम बढ़िया यूपीएससी वाला क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत। चलो फिर देखते हैं इसको। ये बोलता है कि इस इन स्टेटमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज, सॉरी मिनिमम नंबर, मैंने गलत पढ़ लिया, हाँ। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 2। तो इसका कहना है कि अगर एक सर्कल और एक स्क्वायर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो मिनिमम 2 पॉइंट तो इंटरसेक्शन होगा। यानी कि इसका ये कहना है कि सर अगर आप एक सर्कल को एक स्क्वायर के साथ जोड़ते हो सर, तो कम से कम जो है ना 2 पॉइंट तो होंगे ही जहां पे कि ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ये पहला स्टेटमेंट है, कम से कम 2 पॉइंट तो होंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सर्कल को स्क्वायर के साथ इंटरसेक्ट तो इस तरीके से भी करवा सकता हूं, तो एक ही पॉइंट आया। तो मिनिमम तो 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट थोड़े ना है। मिनिमम इज 1 पॉइंट, एक पॉइंट कम से कम चाहिए इंटरसेक्शन। और ऐसा भी कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन ना हो तो 0 पॉइंट हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इंटरसेक्शन, तो एक पॉइंट 1 पॉइंट मिनिमम होगा। तो ये परफेक्ट, पहला वाला जो है वो गलत ऑप्शन है। तो जो जो वन वाला उसका एलिमिनेट कर लो। हम प्रीलिम्स में कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करना है, सबसे पहले एलिमिनेट कर लो कि भैया वन जो है वो तो गलत है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हो गया एलिमिनेट। ठीक है, अब बचा बी और डी। अब बी सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, मतलब टू सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि सर the maximum number of point of intersection of a square and a circle is 8। maximum number of intersection of a circle and a square is 8। यानी कि इसका कहना है कि सर जो एक अगर एक सर्कल है उसके अंदर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ या जो भी चीज बनाता हूँ, इसका जो है मैक्सिमम 8 होगा। तो क्या मैक्सिमम 8 होगा? नहीं होगा? नहीं होगा श्योर? होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 होगा। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ये सबसे ज्यादा है। तो इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो वैसे में 2 ओनली आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर इज बी। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। चलो, मे बी बोथ इनकरेक्ट। स्वास्तिक, तुम्हें क्लियर है, समझ में आया कि ये कैसे हुआ है? सेकंड वाला तुम्हें क्यों इनकरेक्ट लग रहा है? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन, कि या फिर तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं सर 8, 8 मैक्सिमम पॉइंट सही है? स्वास्तिक, इज दिस क्लियर टू यू? ओके, वेरी गुड, शाबाश। चलो ठीक है, किसी को अभी तक कोई डाउट है जो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं? नहीं है? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करेंगे आज का सेशन। और अब इसमें बचे 7 8 और 9, 3 क्वेश्चन है, तो इसे कर लो। देखो इस टॉपिक से ना हर साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 क्वेश्चन आएगा इस टाइप से। बट ये क्वेश्चन जो होते हैं ना ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, इजी रहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना होता है और सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये कर लो। चलो ठीक है फिर, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, विल मीट टुमारो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, प्रैक्टिस वेल फॉर द एग्जाम। चलो बाय बाय।